मैं तो पढ़ा दूंगा भाई, मेरे क्या एग्जाम आपको देना है। मेरी तरफ से कमी हो तो बताओ। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल। साइबर सुरक्षा और जागरूकता क्वेश्चन आएंगे इसमें, अध्याय नंबर 11 में ना, अध्याय 11 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। साइबर सुरक्षा का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको साइबर खतरे पता होना चाहिए, तब तो आप सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, है ना। साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, अगर कोई 11वीं क्लास में है या 12वीं क्लास में तो उनके चैप्टर है कंप्यूटर के अंदर। डन। एक दिन भी आवाज बंद हो गई थी, किसी लेडीज का कमेंट आया, सर आपकी आवाज कट गई बीच में। कट गई कल वाले में आवाज कट गई। एक्सेल वाले, एक्सेल वाले में फिर इसने लेट बोला। सर मेरा भी नाम नहीं है ढूंढो ना आप। बाकी इतने नाम किसके? 41 पे कौन अब? मेरा नंबर अब किसका है? है उल्टा उल्टा होगा पेपर, देखो सीट नहीं निकली होगी यहाँ पे। इसके अंदर भी तो देखो यार बेटा, पूरा देखो ना, पूरा देख लिया बबली, तू देख। साइबर सुरक्षा और जागरूकता, पहले तो ये साइबर खतरे होते हैं। साइबर खतरे क्या होते हैं? ठीक है, इंटरनेट के द्वारा जो चोरियां की जाती है उसको साइबर फ्रॉड कहा जाता है। ठीक है, पिछले महीने मेरे हो गए सर 18,000। हाँ, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड का मतलब किसी का कॉल आया, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए हो, ओटीपी बता दिया हो, या आपके बैंक खाते से पैसे कोई चुरा के ले गया, तो वो साइबर फ्रॉड कहलाता है। ठीक है, ऑनलाइन तरीके से हो सकता है, ऑफलाइन तरीके से हो सकता है ये साइबर। तो इससे सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? आपके खाते में पैसा किसी को जबरदस्ती निकाला तो चोरी हुआ ना, तो उसको साइबर फ्रॉड कहते हैं। उससे सुरक्षा कैसे प्रदान करें वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है थोड़ा पढ़ लेते हैं, सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें। साइबर सुरक्षा को कंप्यूटर सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर के हार्डवेयर, यानी कि ये डाटा को चोरी करके ले जाना, यानी कि आप जो डिवाइस है उनको भी कोई चोरी, हार्ड डिस्क ले गया तो भी वो साइबर फ्रॉड कहलाया ना। तो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर यानी कि आपके फाइल और फोल्डर, कंप्यूटर में जो भी आपकी डेटा है, जो आपने बना रखे, फाइलें बना रखी, फोल्डर बना रखे, उनको चुराना साइबर फ्रॉड कहलाता है। आदि से साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के जो भी कामकाज है, किसी भी प्रकार से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है बिना आपकी परमिशन के, और उसको व्यवधान या चोरी की जाती है, तो वो साइबर सुरक्षा कहलाता है। या उससे सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है साइबर थ्रेट के प्रकार। साइबर थ्रेट का मतलब क्या हो गया? चोरियां ना। साइबर थ्रेट के प्रकार, चोरियां कौन कौन से प्रकार की होती है? साइबर फ्रॉड क्या होता है वो मैंने बता दिया, जो भी ऑनलाइन चोरी होती है, ऑनलाइन चोरी। अब चोरी किसकी होगी? आपकी फाइलें कोई ले जाए, आपका कोई फोल्डर ले जाए, आपका कोई प्रोग्राम उठा के ले जाए पूरा, या फिर आपका कोई हार्ड डिस्क ले जाए, यानी कि हार्डवेयर पार्ट भी ले जाता ना, तो वो भी चोरी कहलाएगा। बिना आप पुलिस थाने में गए, पुलिस थाने में जितने भी रिकॉर्डिंग थी, आप पूरा हार्ड डिस्क चोरी करके लेके आ गए, तो वो चोरी कहलाएगा। इसके तहत जो भी आप पे धारा लगती है, जो भी आप पे केस लगता है, वो एलिजिबल तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, तो साइबर थ्रेट के प्रकार कौन कौन से है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। साइबर थ्रेट किसी भी ऐसे दुर्भावनापूर्ण कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो कंप्यूटर ओनर की बिना आपकी परमिशन के, अनुमति के, स्वीकृति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम तक पहुंचने का अगर प्रयास किया जाता है तो उसको साइबर थ्रेट के रूप में जाना जाता है। साइबर खतरे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण खतरों के बारे में ही आप जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है आपका मेलवेयर। अब ये क्या होता है? हाँ, मेलवेयर, जो भी आपके वायरस होते हैं ना उनको मेलवेयर कहा जाता है। मेल होता है ना, मेल आपके कोई काम का नहीं है ना, इसलिए तो आप नाते टाइम उतार देते हैं, तो तीसरे में इसको बोलते हैं मेलवेयर। ये ऐसी चीजें जो आपके कंप्यूटर में कोई काम की नहीं है, तो वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते, वो नहीं रहना चाहिए। जैसे नुकसान पहुंचाता है ना, डॉक्टर कहता है रोज स्नान करा करो, नहीं तो बीमार हो जाओगे, तो मेल उतार देते हैं, हटा देते, उसी प्रकार से इसको मेलवेयर कहा जाता है।
मेलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया गया है जो कंप्यूटर से डेटा को चोरी करता है, डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। ये आमतौर पर ईमेल के द्वारा अटैच होकर सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मुख्यतः मालवेयर निम्न प्रकार के हो सकते हैं: ट्रोजन हॉर्स, वायरस और स्पाईवेयर। नाम याद रखना। कौन से? एक तो वायरस, वायरस एक प्रकार का एग्जाम्पल है, जो आप बोलते हैं ना कि वायरस घुस गया कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वो एक प्रकार का एग्जाम्पल है मेलवेयर का। दूसरा क्या है? ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स ये क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी हम। उसके बाद में है स्पाईवेयर। क्वेश्चन आएगा आपके ना कि स्पाईवेयर आपका क्या है, मेलवेयर है या कुछ और है। जब ऑप्शन में आ गया तो आपको आंसर देना है तो ये सॉफ्टवेयर, लेकिन आपके कंप्यूटर के जो अन्य सॉफ्टवेयर उनको परेशान करने का काम करते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं, आपको फाइलों को रोकने का काम करते हैं, इसलिए मेलवेयर की श्रेणी में आते हैं। पहला वायरस। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना अन्य किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और स्वयं को छुपाता है, ये वायरस कहलाता है। लास्ट लाइन। इस तरह से ये कंप्यूटर की वार्निंग को भी काफी दी, यानी कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वर्किंग करने की, काम करने की, उसकी स्पीड को धीमा कर लेता। कौन? वायरस। मोबाइल धीरे चलता तो आप क्या कहते हैं? वायरस घुस गया इसके अंदर, ठीक है, तो वो वायरस। उसको हटाते कैसे? स्कैन करके हटा दिया जाता है। ट्रोजन हॉर्स एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर लगता है, हमारे को प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लेकिन ये चुपके से आपके कंप्यूटर पर वायरस या किसी अन्य प्रकार के मेलवेयर को डाउनलोड कर लेता है। ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अन्य सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेता है जो कि नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ट्रोजन हॉर्स। स्पाईवेयर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर अपनी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है या जासूसी करता है, ठीक है। ये आपकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, जैसे कौन कौन सी वेबसाइट आपने खोली है, किस वेबसाइट पे आपने कितनी बार किस नाम को सर्च करा है, फिर उसी नाम को पकड़ के आपके कंप्यूटर को हैंग कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, ठीक है। अब इसको बचे कैसे? जो मेलवेयर है, 3 प्रकार के जो मेलवेयर आपने पढ़े, इनका नाम याद रखना। तो इनसे बचे कैसे? अज्ञात अविश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त भेजे गए जो लिंक है आपको उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, उसे ओपन नहीं करें, और ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड भी नहीं करें, करके मेलवेयर से बचा जा सकता। जो भी आपको लिंक आया है जीमेल के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, उस पर आप क्लिक नहीं करें। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं हो तो गेट बंद करना बेटा। वो आया जो कौन आया तो उसको ये गेट बंद करना भाया, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे मेलवेयर थे, 3 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर थे। उनसे कैसे बचा जाता है, कैसे नहीं बचा जाता है, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। समझ में आ गया? पहला खतरा कौन सा है? मेलवेयर, यानी कि कोई भी प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, मेलवेयर कहलाता है। 3 एग्जांपल आपको याद रखने। इसके अलावा चौथा कुछ आ जाता तो वो आपके श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा, फिशिंग। अब ये क्या होता है? फिशिंग में क्या होता है पढ़ो, देखो, फिर मैं पूछता हूं। लास्ट बार क्वेश्चन नहीं आया, इस बार आने की संभावना है। ये अक्सर आरएसटी में आता है, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए बोला है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, अब क्या पता पढ़ना आवे कि नहीं आवे आप लोग। फिशिंग हमले में आमतौर पर आपको आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है कि आप इस पर क्लिक करें। उस पर नीचे ये लिखा जाता है, जिसमें लिंक पर क्लिक करने पर आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आप अपना नाम दर्ज करें, आपके मोबाइल के पासवर्ड दर्ज करें या ओटीपी दर्ज करें जो आपको भेजा गया है। तो उसमें आपकी पर्सनल डिटेल या डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो वो कहलाता है फिशिंग। जब ऐसा कुछ मामला हो जाता है, जैसे आपने किसी को ओटीपी बताया, ओटीपी बताने के बाद में आपके खाते से पैसे चोरी हो गए, फिर आप पुलिस कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, तो पुलिस वाला एक दूसरे से बातें करते हुए ये कहता हुआ आपने सुना होगा कि इसके साथ क्या हुआ, स्पैम हो गया या फिशिंग हो गया, यानी कि इसने अपना डिटेल बताई, डिटेल बताने के बाद में इसकी डाटा चोरी हो गए, वो कहलाता है फिशिंग। समझ में आया? क्वेश्चन आता है आरएसटी में कि फिशिंग क्या होता है, या फिर जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देने के लिए कहा जाता है, तो जो तरीका है उसमें जो जो प्रकार है चोरी का वो कौन सा कहलाता है? फिशिंग। समझ में आ गया? इसमें आपकी पर्सनल डिटेल देनी पड़ती है। पर्सनल डिटेल का मतलब समझ गए ना? आपका नाम हो सकता है, पिताजी माताजी का नाम हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ओटीपी हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, और कोई पर्सनल डिटेल हो सकता है जिसको जो कि आप शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, अब इससे बचे कैसे? जो भी अनवांटेड मैसेज आता है या लिंक आता है उस पर क्लिक नहीं करें, सबसे बड़ी चीज, या फिर उसको अपनी पर्सनल डिटेल जारी ना करें। फिर एक पासवर्ड हमले। अब ये क्या होता है? पासवर्ड हमले। इसमें क्या होता है? हमलावर पासवर्ड तोड़ देता बिना आपकी परमिशन के। आपका मोबाइल पड़ा था, आपने यहाँ रख दिया, मैंने बिना आपकी परमिशन के उसको लॉक तोड़ने की कोशिश करी, लॉक तोड़ भी लिया,
और जो भी डेटा है मैं इधर उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, तो वो कहलाता है पासवर्ड हमले। बिना परमिशन के आपके पासवर्ड लॉक तोड़ना, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल के और डाटा चोरी करना। पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल खातों, बैंक के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिसमें आपका पासवर्ड तोड़ा जाता है, क्रैक किया जाता है। अब इसे बच्चे कैसे? आप इस तरह के हमले को रोकने के लिए अपना पासवर्ड नियमित रूप से चेंज करते रहे, चाहे मोबाइल का हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे आपका कंप्यूटर का हो। ठीक है। और पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? 8 का। 8 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें क्या होगा? अक्षर होगा, वर्ण होगा, और क्या होगा? स्पेशल कैरेक्टर में क्या आता है? हाँ, स्पेशल चिन्ह या किल प्रतीक। 8 अक्षरों का जो पासवर्ड होता है, क्वेश्चन आता है इस में, जो सबसे मजबूत पासवर्ड मांगा जाता है। जैसे कि मैं पासवर्ड रखा, मैंने कहा छोटा RS कितने अक्षर हो गए? 4, 1 2 3, कितने हो गए? 7 या 8। कम से कम ऐसे अक्षर जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, आगे आएगा, स्मॉल लेटर भी हो, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर भी हो। ये 8 जो अक्षरों का जो पासवर्ड होता है वो मजबूत माना जाता है। ऐसा पासवर्ड यूज करना चाहिए बुक के सिलेबस के हिसाब से और पर्सनल लाइफ में भी। फिर है आपका डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विस। बेकार के डेटा आपको भेजा जाता है, फिर आप उस पर क्लिक करते हो तो वो डेटा स्टोर हो जाता है, फिर आपका जो मेमोरी है वो भर जाता है। तो मेमोरी भर गया तो आपको हटाना पड़ेगा, और फिर वो हटता भी नहीं, उसको बोलते हैं डिनायल ऑफ डाटा, यानी कि बेकार के डेटा। मैं ये कहूंगा बेकार के डेटा में आपका फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, कुछ भी, फोटो जो इंस्टॉल हो जाते हैं, फिर आप डिलीट करने जाते हो, डिलीट भी नहीं होता, उसको बोलते हैं DONS, डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है। अब इससे बचे कैसे? कि आप हमेशा अपडेट रखें अपने सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस है तो उसको स्कैन करते रहे। फिर है मेलवर्टाइजिंग, अगला है मेलवर्टाइजिंग। ये क्या होता है? एक आपको मेल भेजा जाता है, इसमें ऐड किया जाता है किसी कंपनी का कि ये चीजें सस्ती मिल रही है, ये महंगी मिल रही है, सब कुछ। फिर आपको कहा जाता है आप इस पर क्लिक करें। जब आप क्लिक करते हो तो वो जो भी आप उसके साथ में जो लिंक फाइल है वो इंस्टॉल हो जाती है, आप रोकने का प्रयास भी करते, रुकता नहीं है, तो वो कहलाता है मेलवर्टाइजिंग। थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के साइबर हमले में हमलावर जो भी होता है, जो हमला करना चाहता है, हमलावर कहलाता है। एक विज्ञापन नेटवर्क का प्रयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापनों का अपलोड कर लेते हैं। आप जब इन वेबसाइट पर जाते हैं, इन विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक मेलवेयर आपके मशीन पर डाउनलोड हो जाता है। जैसे उसमें लिखा हुआ था, इन आपने गूगल खोला, मोदी जी 500 रुपये फ्री में दे रहे हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपने फटाफट क्लिक करा, पैसों के तो आया तो है नहीं ना। हाँ, गया नहीं गया तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डाटा को चोरी करने का प्रयास करता है, वो कहलाता है मेलवर्टाइजिंग। डन। फिर सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध करना, सेंध मारना, कहते ना, सेंध मार ली बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में घुस गया। ठीक है। इस गतिविधि को आमतौर पर हैकिंग क्रैकिंग के रूप में जाना जाता है। इस तरह के हमलावर साइबर हमले में हमलावर बिना किसी अनुमति के द्वेषपूर्ण इरादे से, यानी कि ईर्ष्या की भावना से आपके कंप्यूटर में घुसपैठ करता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास के लिए डिजाइन किया गया कोई भी हमलावर हैकिंग क्रैकिंग रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बिना आपकी परमिशन के कंप्यूटर में घुसने का प्रयास करता है, चाहे पासवर्ड लगा हो, चाहे नहीं लगा हो, चाहे आप उठने का मौका देखता है, आप उठ गए, आपके कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठ गया, ऐसा कुछ। वेब हमले, एक वेबसाइट के द्वारा दूसरी वेबसाइट को हैंग करना वेब हमला कहलाता है। ठीक है। सेंध मारना यानी कि जबरदस्ती घुसना, ये कहलाता हूं हाँ, जबरन घुसना, किसमें? आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और जो भी आपके पासवर्ड लगा रखे उस सिस्टम। वेब हमले, एक वेबसाइट के द्वारा दूसरी वेबसाइट को हैंग करना वेब हमले कहलाते हैं। अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ता को वेबसाइट से इंटरेक्ट करने की सुविधा देते हैं। इस इंटरेक्शन के माध्यम से वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी व्यक्तिगत द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य इनपुट विवरण द्वारा पूछ सकता है। वेब आधारित हमले इस इंटरेक्शन के माध्यम से हो सकते हैं। एक्चुअल इंजेक्शन में लॉगिन फॉर्म्स में उपस्थित यूजर नेम पासवर्ड फील्ड्स के द्वारा एक्चुअल कमांड, यानी कि एक कमांड होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर होता है, इसके जरिए आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, फिर उसका डाटा चुरा लिया जाता है। जैसे कि आप किसी का वाईफाई भी लेते हैं तो वो भी डाटा आप स्कैन करके ले सकते हैं। सेशन अपहरण,
एक किसी विशेष टेक्स्ट को पकड़कर हमला किया जाता है उसको बोलते हैं सेशन अपहरण। मैंने शॉर्ट में इसलिए बोला कि आप लोग लिख ले, वे याद रख ले। अपहरण, ठीक है, एक विशेष टेक्स्ट को पकड़ना, यानी कि जैसे कि एक आपने फाइल बनाई, एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें राजू नाम कितनी बार आया, बार बार यूज करा तो राजू कौन है उसको टेक ले, जितनी बार राजू पे क्लिक करोगे आपकी फाइल हैक हो जाएगी। जब भी आप राजू को कॉपी पेस्ट करोगे वो फाइल हैक हो जाएगी। तो कहता है सेशन अपहरण, विशेष बार आप टेक्स्ट का उपयोग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये साइबर हमला इतना आम नहीं है, इसमें हमलावर क्लाइंट मशीन सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है। इस सत्र को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अन्यथा खत्म भी कर सकता है। डीएनएस पॉइजनिंग, अक्सर आरएसएटी में इसका क्वेश्चन भी आता है। डीएनएस ना, POSI सॉरी इसमें क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम चेंज कर लिया जाता है, डोमेन नेम के साथ में छेड़छाड़ कर लिया जाता है। कभी कभी आप गूगल पे कुछ सर्च कर कुछ और करना चाहते हो, सर्च कुछ और हो जाता है, तो वो कहलाता है डीएनएस पॉइजनिंग। जैसा कि पहले के अध्याय में हमने बताया गया कि डीएनएस पॉइजनिंग यानी कि डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम नामों जैसे कि www.rkcl.in को कंप्यूटर और रूट को समझने वाली भाषा आईपी एड्रेस में तब्दील कर लिया जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, जब भी वेबसाइट सर्च हो जाती है ना, जैसे इसने एक वेबसाइट का नाम दिया ना www.rkcl डॉट क्या था, इन, पूरे इंडिया में चलेगी इसलिए इन लगाया जाता है। अब जब भी वेबसाइट सर्च कर ले जाते थे तो उसकी जगह क्या आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है, डोमेन नेम आ जाता है ना, आईपी एड्रेस आ जाता है। आईपी एड्रेस क्या होगा इसका, जैसे 191 फिर ना 191.190.101, ये आईपी एड्रेस कंप्यूटर हमेशा कैलकुलेशन नंबर में करता है। कोई भी वेबसाइट बना दो दुनिया की, वो नंबर में ही कैलकुलेट करेगा लास्ट में। तो ये तो वेबसाइट है, इसका ये आईपी एड्रेस है। यूजर नेम अलग होता है, यानी कि आपका सबका आधार कार्ड नंबर सबका अलग अलग होता है, चाहे दो भाई बहन भाई भी हो तो अलग अलग होगा, मम्मी पापा का भी अलग अलग है। तो इसका हर एक वेबसाइट का नाम अलग सेम हो सकता है, लेकिन आईपी एड्रेस सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस कहलाता है। तो इस एड्रेस के साथ में छेड़छाड़ कर लिया जाता है। अब मेरा मान लो इसका आईपी एड्रेस 101 है, मैंने लास्ट में 102 लगा दिया, तो पूरी वेबसाइट ही चेंज हो गई। जाना मेरे को इस पे था, किसी और पे चला गया, ऐसे हो जाता है। वो कहलाता है आईपी एड्रेस के साथ में छेड़छाड़ करना। तो ये हमले हैं जो हमलावर किसी भी कारण से हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पर जो चीज आप यूज कर रहे हो उस पर हमला करता है। ये कहलाता है हमारा साइबर थ्रेट के प्रकार, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है आपका, ये पहला पॉइंट पूरा हुआ मेरा ना, पूरा लिखा है मैंने, आप थोड़ा इस पे ध्यान देना बेटा। दूसरा है आपका सुरक्षित वेबसाइट और पोर्टलों को कैसे पहचाने। सुरक्षित, आपकी कोई वेबसाइट क्या होती है, पोर्टल क्या होता है, पोर्टलों को कैसे पहचाना। वेबसाइट अलग है, पोर्टल अलग है। पोर्टल एक किसी वेबसाइट का एक पेज हो सकता है, ठीक है। वेबसाइट में 2 4 5 10 पेज हो सकते हैं, उनको लिंक करने के लिए हाइपरलिंक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल के का है ना, जो ब्लू कलर में होता है। तो हमारी जो वेबसाइट है, हम कैसे पहचाने कि हम जो वेबसाइट काम में ले रहे हैं या किसी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो वेबसाइट सही है, सिक्योर है। जब भी आप कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, पेमेंट करना पड़ता है, तो वो कहता है इस वेबसाइट के ऊपर जाके कर ले या क्लिक करके कर ले। अब कैसे पहचाने कि वो सुरक्षित है, 2 तरीके, ठीक है। वेबसाइट के आगे https://byawar.com, ये मेरी एक वेबसाइट है। अगर ये ऐसा लिखा आता है और उसके अंदर एस आ रहा है तो वो वेबसाइट सिक्योर है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो वेबसाइट अपने टेक्स्ट के रूप में बनी थी उसको अपनी भाषा में वापस कन्वर्ट करने का काम करता है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये आईपी एड्रेस है, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, कोडिंग लैंग्वेज में जो वेबसाइट डिजाइन होती है ना, उसको अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी मराठी जो भी आप पढ़ते हो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। और उसका
जो वेबसाइट होती है उसका यूनिक एड्रेस होता है, वो जो कि वहाँ जहाँ डाटा स्टोर होता है ना वहाँ पे सेव रहता है। आजकल डाटा वहाँ स्टोर किया जाता है कहाँ पे, जो समुद्र होता है ना उसके पेंदे में, क्योंकि कंप्यूटर बहुत गर्मी पैदा करता है ना, इसलिए हमारे को एसी लगानी पड़ती है, उसमें 2-2 फैन लगे, फिर भी कंप्यूटर ज़्यादा गर्मी की वजह से बंद हो जाता है, केबलें जल जाती है, कभी कभी केबल जल जाती है, तो डाटा वो जैसे काम करता है बहुत डाटा स्टोर होता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल है, ठीक है, अमेजन है, ये अपने डाटा स्टोर करने के लिए आजकल ये उसका उपयोग करते हैं, किसका, समुद्र का। समुद्र के पेंदे में बड़े उसमें लोहे का वो बना के जो हार्ड डिस्क वगैरह जैसी होती है ना उसको लगा के अंदर रख दिया जाता है, सारा का सारा डाटा वहीं से जनरेट होता है। वो क्या करता है, अब वहाँ पे एसी कूलर की कोई आवश्यकता नहीं, दूसरा जगह को कोई किराया नहीं देना, अब जगह खरीदोगे तो किराया देना पड़ेगा ना, किराए पे लेना पड़ेगा, वो कोई किराया नहीं, समुद्र सबका है, ठीक है, अपनी जगह पर, ठीक है ऐसा। तो वहाँ पे डाटा स्टोर होता है। तो एस का मतलब होता है जो आप वेबसाइट काम में ले रहे हो वो सिक्योर है। अगर इसकी जगह एस नहीं आएगा तो फिर आपका ये लिखा होगा पेड लॉक बना हुआ आएगा, इसको बोलते हैं पेड लॉक। ये भी सही सर। हाँ जी, पेड लॉक दो ही चीजें होती है जिससे आप पहचान लेते हैं कि ब्यावर की जो वेबसाइट है बिल्कुल सिक्योर, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। दोनों में से कुछ नहीं आता तो थोड़ा सिक्योर हो जाना कि जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं पैसों के लिए या किसी और काम के लिए वो सिक्योर ना हो। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखिएगा। वैसे तो मैंने बड़ा बड़ा बता दिया आपको। पेज नंबर 168 यानी कि 168 पे देर का, देखो देर का ना पेड लॉक पे बना रखा है, और एक एरो किधर बना रखा है, एस पे, HTTPS एस लगा होना चाहिए और पेड लॉक लगा होना चाहिए, आपका वेबसाइट और जो पोर्टल आप काम में ले रहे हो वो सिक्योर है। फिर है आपके आगे सिक्योर सील, यहां तक समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट ये भी पूरा हुआ। तो ऐसी बात कर दो भैया, करा दो। किसको ठंड लग रही क्या? सिक्योर सील का मतलब हुआ हम कंपनी को उसके नाम से पहचानते हैं कि इस कंपनी का माल अच्छा है, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सरी सीमेंट की सीमेंट जो आती है ना उसके ऊपर सरी लिखा आता है, जो कट्टा होता है, जो बैग होता है, ऐसे होता है। सरी सीमेंट का कोई कट्टा है उसके ऊपर सरी लिखाएगा तो हम पहचान लेंगे ये सरी सीमेंट। मान लो हमें अच्छी लगती है भाई सरी सीमेंट अच्छी है तो उसके नाम से पहचाना जाता है, तो ये कहलाता है इसका सिक्योर सील, इसका प्रतीक है, ठीक है। जैसे कोई भी खाने पीने की चीजें काम में ले रहे हो उस पर ग्रीन डॉट लगाता है तो हम पहचान लेते हैं ये वेजिटेरियन है, ये शुद्ध शाकाहारी है, ठीक है, इससे पहचानते हैं, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हो तो उसे ISI मार्का लगा होता है तो हम पहचान लेते हैं ये कंपनी से मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो लोकल चीज आप कौन सा खरीदना चाहोगे क्या? नहीं। अब आप टीवी लेने गए, उसका LG का देखो तो आपने कहा मेरे पड़ोसी वाले की भी LG की टीवी है, बहुत अच्छी चल रही है, तो नाम से ही पहचानोगे ना, बाकी कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो ये किसी कंपनी का प्रतीक है, ये किसी कंपनी का नाम है, ISI मार्का भी कंपनी का है, डॉट भी कंपनी का है, ये भी कंपनी का है, तो ये कंपनी को प्रदर्शित करता है कि ये कंपनी अच्छा आइटम बेचती है, उसको बोलते हैं सिक्योर सील। समझ में आ गया क्या? और हम पढ़ लेते हैं, ट्रेडमार्क भी बोलते हैं इसको। तो एक सिक्योर या ट्रस्ट सील वेबसाइट कंपनी का पर विश्वास का प्रतीक है कि कंपनी जो चीजें बेचती है ऑनलाइन या ऑफलाइन वो अच्छी क्वालिटी की है। ट्रस्ट सील प्राप्त करने का उद्देश्य है ग्राहकों और साइट विजिटर्स को विश्वास दिलाना, ठीक है। हमारे पास जैसे मार्कर बनाने का काम है तो हम ये विश्वास दिलाएंगे कि हमारे जो मार्कर है अच्छे हैं, इसके लिए हमारे को लोगों को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट से मान्यता लेनी पड़ेगी ये ट्रेडमार्क लेने के लिए। और यह आश्वस्त करता है कि वेबसाइट पूरी तरह से अस्तित्व में है, यानी कि चालू अवस्था में है, वैध है, सत्यापित है, लेन देन के लिए सुरक्षित मेथड का उपयोग करते हैं, गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन जो यूज करते हैं वो सही है, कहीं गलत जगह पे पेमेंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सिक्योर सील कहलाता है। अब सिक्योर सील के भी प्रकार दे रखे, देखो प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील, 3 प्रकार की सीलें हैं जिनका उपयोग एक व्यापारी, एक कंपनी वाला, एक दुकानदार कर सकता है। तो सिक्योर सील समझ में आ गया, कंपनी का वो प्रतीक जिससे कि उसके लोगो से, उसके नाम से पहचाना जाए, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट से उसको मान्यता लेनी पड़ती है, साथ ही लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीजें आपको बेचनी पड़ेगी, अगर आपने गलत बेचा तो दूसरी बार आप खरीदने के लिए नहीं जाओगे, राइट, जिसे हम सुरक्षा सील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आगे थोड़ा और आगे चलते हैं, तो आगे है आपका चौथा पॉइंट, सिक्योर ब्राउजिंग की आदतें और मेलिंग शिष्टाचार, डी। सिक्योर ब्राउज का मतलब क्या होता है?
ढूंढना, जो भी चीज आप ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा, पूरा चैप्टर हमारा इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी चीज आप ढूंढ रहे हैं वो सुरक्षित हो, सिक्योर हो, तो उसकी आदत क्या है, क्या आदत होनी चाहिए उसकी, आदतें। दूसरा, और अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं वो शिष्टाचारी रूप में है कि नहीं है, यानी कि तरीके का है कि नहीं है, कुछ गलत मैसेज तो नहीं टाइप कर लिया आपने, वो शिष्टाचार, ठीक है। दो टॉपिक है आपके इसमें, जो भी आप वेबसाइट काम में ले रहे हो वो क्या तरीका क्या नहीं, सही है कि नहीं, वो तो आपने देख लिया। अब हमारी आदत सही है कि नहीं उसको यूज करने की, वो हम इसमें देख रहे हैं। पहला है, मैं तो यही कहूंगा, जब भी आप कोई चीज ब्राउज कर रहे हो तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। जैसे मेरे को ब्यावर ढूंढना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ढूंढोगे तो ब्यावर ही आएगा, कोई अलग चीज नहीं आएगी, ठीक है। बाकी बहुत सारे तरीके देखिएगा। आपको अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। निम्नलिखित कुछ आदतें हैं, जैसा कि आप हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, चाहे लैपटॉप का है, चाहे कंप्यूटर का है, चाहे मोबाइल का। एंटीवायरस को टाइम टू टाइम रन कराते रहे, कोई गलत चीजें नहीं आएगी। फिशिंग हमलों से बचे, फिशिंग का मतलब पर्सनल चीजें जो है किसी को शेयर ना करें, ये सुरक्षित आदतें हैं। दूसरा आदत क्या है, पासवर्ड का पुनः प्रयोग ना करें। एक बार आपने पासवर्ड यूज कर लिया है, दोबारा वो पासवर्ड नहीं लगाए, कुछ अलग लगाए। और HTTPS को जांचें कि HTTPS में S लगा हुआ है कि नहीं है, या पेडलॉक लगा हुआ है कि नहीं है। फिर है गोपनीयता की नीति, आपने फोटो वीडियो का अपलोड कर रखे अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने जो यूजर आईडी के ऊपर, तो किसी दोस्तों के साथ शेयर नहीं करें, नहीं तो वो ढूंढ के निकाल सकता है। अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी करें। अगर बैंक की बात करते हैं तो जो भी आपका ऐप बैंक का आप यूज करते हैं उसको हमेशा अपडेट रखें, रोजाना देखते रहिए आज कितना पैसा था, कल कितना है, कितना नहीं। ऐसा ये नहीं साल 2 साल बाद में देखो तो पैसा ही नहीं है खाते में, कब उठ गया, 2 महीने पहले उठ गया था, ऐसा ना हो। सार्वजनिक और मुफ्त का कोई वाईफाई में आपको मिल रहा है तो उससे बचे। जैसे मेरा फ्री का वाईफाई, आपको किसी ने पासवर्ड बता दिया हो, यूज नहीं करना, नहीं तो मैं डाटा एक्सेस कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं आपके डाटा ले सकता हूँ, आपकी फोटो वीडियो आपके मोबाइल से ले सकता है, तो मुझे आता ना। हाँ जी, मैं तो रोज ही करती हूँ, पब्लिक प्लेस में भी करता हूँ, जैसे रेगुलर बहुत सारी जो वेबसाइट है ना, जब भी आप पब्लिक वाईफाई का उपयोग करके किसी को पेमेंट करते हैं तो वो आपको परमिशन नहीं देती, क्योंकि आप अपना पर्सनल कंप्यूटर का मोबाइल का जो है ना इंटरनेट ऑन करके किसी को पेमेंट करें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे वॉलेट है, ठीक है, तो वो हमारे को सपोर्ट, क्योंकि वाईफाई के जरिए आपके डेटा एक्सेस हो सकता है, आपके पासवर्ड एक्सेस हो सकते हैं, इसलिए तो किसी का फ्री का वाईफाई मिल रहा तो ये नहीं आप यूज करें। हाँ, आपने कुछ नॉर्मल चीजें देख ली तो बात है, किसी को पेमेंट नहीं करें, ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। और हाँ, 1000-2000 आपके खाते में तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों रुपए तो फिर दिक्कत हो सकती वैसे भी पेमेंट करना आता ही नहीं है। है। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें। क्या होता है कि जब हम पहली बार किसी कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या मोबाइल पर पासवर्ड डाल के अपना जीमेल अकाउंट खोलते हैं या कुछ खोलते हैं तो पूछता है कि मैं इस पासवर्ड को सेव कर दूं क्या आगे के लिए, तो आपको नोट पे क्लिक करें ना, सेव पे क्लिक नहीं करने तो सेव हो जाएगा, आपके जाने के बाद वो यूज कर सकता है। जैसे कि आपका एग्जाम देने गए अजमेर, आपका जो वो था क्या एडमिट कार्ड वो गुम गया या नहीं है, आपको प्रिंट करना था, तो आपने प्रिंट करने के लिए आपने उसका आईडी पासवर्ड दिए, आपने प्रिंट निकला दिया, आपने उसको सेव पे क्लिक करवा दिया, तो आपके जाने के बाद वो उसका यूज कर सकता है। ऐसा आपको हमेशा उसको डिसेबल करें, तो यहाँ पे आपको डिसेबल ऑप्शन का उपयोग करना है। या फिर आप जैसे आजकल तो व्हाट्सएप पे होता है कि मेरे व्हाट्सएप पे एडमिट कार्ड आ रखा, भैया आप निकाल दो, आपने स्कैन करा तो वहां पे हाथों हाथों लॉग आउट भी करें। अपने ब्राउजर के पॉपअप ब्लॉगर को चालू रखें, नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें कि जब भी पैसा आएगा जाएगा आपका जीमेल आईडी कहीं खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा, तो नोटिफिकेशन हमेशा ऑन। ये तरीके हैं सुरक्षित किसी चीजों को सर्च करने के जो हमने पढ़े। फिर है हमारा मेलिंग शिष्टाचार। मेल क्या होता है, जीमेल, ठीक है। मेल करने के लिए आपको टू का उपयोग करना पड़ेगा, इसमें आपको जीमेल आईडी लिखना पड़ेगा, या सीसी का उपयोग करना पड़ेगा, या फिर ये सीसी का उपयोग करना। तो आपने 10वीं क्लास में ये चीज सीखा होगा कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना मैटर लिखना है। कंप्यूटर में भी सेम होता है, उसमें फाइल भी अटैच कर सकते हैं, कलर वगैरह भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं जीमेल या मेल करना, ठीक है। तो क्या तरीका है कि सही तरीके से मेल किया जाए। पहला,
एक योग्य समुचित स्वच्छ ईमेल लिखना अपने आप में एक कला है। आपके द्वारा लिखे गए ईमेल और उसके जवाब उत्तर आपके बारे में धारणा और पैदा करने की शक्ति रखते हैं। अगर आपने गलत स्टेटमेंट दिया तो हो सकता है आगे वाले भी आपको गलत तरीके से देखा जाए। ये आपके बारे में इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप मौलिक आधारभूत मेलिंग शिष्टाचार लिखे, सही तरीके से मेल लिखे, सही शब्दों का चयन करें, सही फोटो वीडियो का चयन करें, गलत तरीके का उपयोग ना करें। पहला है, जब भी आप किसी को मेल करें तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें, किसके द्वारा मेल किया गया। आप कोई ऑफिस में काम करते हैं अभी मान लो, फिर आपको मेल करना तो अपना परिचय दें, आप कौन है ना। या फिर मैं तो ये कहूंगा मोबाइल और व्हाट्सएप पे भी किसी से बात कर रहे हो तो पहले अपना परिचय दें। हो सकता है आगे वाला किस कंडीशन में आपको कुछ और बोल ले, है कि नहीं। मैं बाइक में चल रहा हूँ, आप मेरे को बार बार फोन करते जा रहे हो तो मैं कुछ और, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो स्वयं का परिचय देना चाहिए। अगर मेल करना है तो सब्जेक्ट लाइन को जांचें कि आपने सब्जेक्ट सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा मेल इंकित होता है। उसके बाद टू सीसी और बीसीसी के अंदर आपको फर्क पता होना चाहिए। जब एक इंसान को मेल करना तो इसमें लिखेंगे उसका मेल आईडी, 2-3 जनों को करना तो इसमें लिखेंगे, वो सबको पता भी चलेगा किस किस को मेल किया गया। और बीसीसी में जिसका मेल आईडी डाल दिया उसको ये पता नहीं चलेगा किस किस को और किया गया। वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी, बाकी फुल फॉर्म इसमें लिखा और पढ़ लेना। संदेशों को संक्षिप्त में लिखे, यानी कि ब्रीफली लिखे, यानी कि छोटा लिखे, बड़ा नहीं लिखे। ठीक है, और ये ईमेल की बात कर रहे हैं हम। और एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, है ना। एक ये भी कर दिया, जैसे आप स्कूल में काम करते हैं, भाई साहब हमारे कॉपी किताब नहीं आई, भाई साहब मेरा पोशार नहीं बन रहा, भाई साहब मेरे ये नहीं हो रहा, वो तो वो किस किस का जवाब देगा, क्योंकि पोशार का डिपार्टमेंट अलग होता है, कॉपी किताब का डिपार्टमेंट अलग होता है। इसलिए अपनी टोन का ध्यान रखे, टोन में बात नहीं करें। ठीक है, टोन में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, सीधे सीधे वर्डों का उपयोग करना चाहिए। टोन ये होता है कि ताने मारते हैं इसको बड़ा ज्यादा परेशान करते दिखते हैं आपको, दुखी है। तो क्या आप 10-11 बजे उठते होंगे काम धाम? अच्छा, तो फिर क्यों परेशान? खाना बना के टाइम से नहीं देते? हाँ, खाना बना के समय से नहीं देते तो फिर क्यों परेशान है? खाना इसके शरीर से ये परेशान, दूसरे क्या करें। ठीक है, तो अपनी टोन का ध्यान रखें। रिप्लाई ऑल एक ऑप्शन होता है, उसका अधिक बार प्रयोग ना करें। इसके अंदर रिप्लाई ऑल का एक ऑप्शन आता है कि सबको रिप्लाई करना, तो अधिक बार प्रयोग ना करें। जिसको रिप्लाई नहीं करना उससे भी जा सकता है रिप्लाई। इसलिए हाई प्रायोरिटी फ्लैग का उपयोग अधिक बार न करें। ये एक ऐसा ऑरेंज कलर का, रेड कलर का फ्लैग बना होता है ऐसा, उसका उपयोग अधिक बार न करें। ये फ्लैग क्या काम आता है? जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके मैसेज या जीमेल होता है उसको ऊपर ले जाने का काम करता है। सबके लिए यूज नहीं करें इसको। सब कुछ बड़े अक्षर में नहीं लिखे, हो सकता है आगे वालों को पढ़ना नहीं आए। हाँ, कब कभी होता है, सारे अक्षर बड़े पढ़ने में दिक्कत आई, सबको स्मॉल तो पढ़ लेते। मेल भेजने से पहले मेल की प्रमाणिकता की जांच कर ले कि जो मेल भेजा गया है उसका जीमेल आईडी, बीसीसी, सीसी और सब्जेक्ट और मैटर और जो फाइल अटैच करी वो सारा है कि नहीं है, सही से है कि नहीं है, गलत तो नहीं लिख दिया ऐसा। और आप किसी कंपनी में काम करते हो और इसको ईमेल का उपयोग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि अपना वो मेल आईडी आपका पर्सनल नहीं है, किसी को पर्सनल मैसेज ना करें। जैसे हमारा जीमेल आईडी तो हमारा प्रोफेशनल है, ठीक है, तो उसका उपयोग हम प्रोफेशनल। कौन? नहीं तो जी, जैसे रिलायंस कंपनी तो उसका एक ही जीमेल आईडी होगा, दोबारा क्यों होगा? क्यों आगे वाले को दिक्कत आती पढ़ने में, इसलिए। हाँ, छोटी दुकानदार बना देते हैं कि आप भी बना दो, आप भी बना दो। अपने ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। लास्ट में आप ईमेल के अंदर हस्ताक्षर आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं कि कौन हो आप, आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है कंपनी में, वो सारा। फिर है स्पेल चेकर का उपयोग करें। स्पेलिंग चेकिंग का शॉर्टकट क्या होता है? F7। तो उसका उपयोग करें कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत तो नहीं, वो यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक है, तो ये तरीके हैं सही से ब्राउज करने के, सही से मेल करने के। ठीक है, सब तो एक बार पढ़ लेना, आपको याद रह जाएगा। फिर है आईटी के सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलू। देखिएगा, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। इंसान होने के नाते इंसान के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। या मान लो किसी का फोटो उड़ता उड़ता आपके पास आ गया तो उसको वायरल नहीं करना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये। आपने कर दिया इसका मतलब? मेरे को तो आता ही नहीं है, सब पता है, सबको कुछ पता है। मेरे को नहीं पता बेटा। आईटी के सामाजिक, सामाजिक का मतलब हम सब लोग समाज में रहते हैं,
घर परिवार में रहते, गली मोहल्ले में रहते, तो सारे इंसान है। इंसान इंसान होने के नाते किसी के साथ में गलत नहीं करे, गलत हो गया तो कानून का सहारा ले, गलत हो गया तो कानून का सहारा ले, कानूनी और नैतिक पहलू। नैतिकता ये कहती है किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए इंसान होने के नाते, ठीक है। और अगर गलत हो जाता है ना तो क्या करेंगे, आईटी एक्ट, ये हमने पहले ही पढ़ा था, 2000 का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके साथ में गलत हो जाता है, कोई धोखाधड़ी हो जाती है कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक कानून है हमारे राजस्थान, हमारे वो तो इधर से उधर भेजते, साइबर में जाओ, थाने में जाओ, नहीं, जैसे वो मैं मान गया आपकी बात, लेकिन आप जैसे एक वकील होता ना, वो कानून का थोड़ा ज्ञाता होता, तो उसको नहीं भेजते, उसको नहीं भेजते, क्योंकि हम लोग हम नहीं जानते। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ, तो वो बात अलग है, पर जैसे मान लो आप वकील हो कल ना, तो फिर आपको इसका नॉलेज है कि ये क्या काम करेगा। आपके साथ में कोई धोखाधड़ी हो गई तो आप खुद लड़ाई करेंगे कि ये हो गया वो हो गया। वैसे तो वकील से कोई पंगा नहीं लेता, फिर भी बात बताइए ऐसा। लोग लेफ्ट मार के सुलझा देते। हाँ। सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे आमतौर पर आईटी कहा जाता है, आईटी का पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा कौन, आईटी, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, साइबर, ये सारे। आईटी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है, घरों से कार्यालयों तक, सामान्य स्टोर से बड़े संगठनों में, गैर सरकारी संगठनों में और सरकारी विभागों में। इसी तरह कई और स्थानों पर आईटी के सक्षम सेवाएं बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आईटी समाज में विकास एजेंट की एक भूमिका भी निभा रहा, लेकिन आज साथ ही साथ हम साइबर अपराध, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी, साहित्यिक मटेरियल की चोरी, जालाशी और आदि घटनाओं से भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ चोरियां भी बढ़ी है। पहले कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलते थे, इंटरनेट नहीं चलता था, चोरियां कम होती थी, कोई घर पे आके ही चोरी करता था। आजकल हमारे पैसे वहां से चुरा लेता, कहाँ से, बैंक से। बैंक से मान लो इंटरनेट ही नहीं था तो चुराएगा कैसे, बैंक ही जाना पड़ेगा ऐसा। तो इसके साथ साथ कुछ खतरे भी बढ़े हैं। सोशल नेटवर्किंग के बढ़ते गहरे प्रभाव की वजह से आज ये एक तरफ लोग अपने करीबी लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ साइबर अपराधी सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए लोगों की कीमती जानकारी प्राप्त करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता में वृद्धि के कारण हम साइबर अपराधों में भारी वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचे में सुधार कर रही है एवं दिशा निर्देश बना रही है। देखिएगा, आप थाने में जाओगे ना, 4 केस ऐसे मिलेंगे कि इसके पैसा चोरी हो गया, इसकी बाइक चोरी होगी, इसका ये लफड़ा हो गया, लड़ाई दंगे के अपराध के केस मिलेंगे। ठीक है, कारण इसके पीछे का, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन का चीजें बढ़ी है, आपके साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारी संस्थाएं, कंपनियां, फर्म ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंडरलाइन करें, कि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं और निर्देशों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। ये एक ISO एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, जो अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं देती है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर अकेडमी तो ISO प्रमाणित है, वो हमारे को प्रमाणित करती है, उसका चार्जेज लेती है, फिर देखती है कि आपकी जो एजुकेशन है गुणवत्ता युक्त है कि नहीं, हर साल कितने बच्चे पास होते हैं, उसके आधार पर हमारे को वो मिलता है, मान्यता मिलती है। तो ये कंपनी हमारे को मान्यता भी देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ये आएगा कि ISO 27001 अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड, जो कि हर सूचना प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करती है, यानी कि साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो ISO कौन सा है, 27001, साइबर सुरक्षा से संबंधित 27001, ये क्वेश्चन बनता है। सॉरी, 27001, ठीक है। साइबर सुरक्षा से साइबर वर्ड आ जाता ना, तो आपको इसको पकड़ देना। बाकी तो और बहुत सारे नंबर है, 2015 है, 9 है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर ये भारत में IT के कानूनी ढांचा। अब ये क्या है कि मैंने कहा आप सब लोग समाज में रहते हो और रहना पड़ेगा, एक दूसरे के काम भी आना पड़ेगा। ठीक है, हम नैतिकता का उपयोग करना चाहिए, यानी कि हम इंसान होने के नाते इंसान के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। चाहे हम इंटरनेट चला रहे हो, आगे वाला भी चला रहा हो, जैसा भी, फ्री का वाईफाई भी मिल रहा तो नहीं लेना चाहिए। नैतिकता ये कहती है, उसके पासवर्ड भी नहीं लगे तो आप नहीं यूज करें। ठीक है, फिर तो गलत है बेटा। कानूनी, अगर
अगर आगे वाला नैतिकता का उपयोग नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, तो कानून का उपयोग किया जा सकता है। आईटी एक्ट 2000 कैसे है देखिएगा। घर वालों से भी ना ले नहीं ले। सर, मेरा भाई क्यों नहीं करता? भारतीय आईटी अधिनियम 2001, ये भारत में साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स से संबंधित, यानी कि आपने कोई माल मंगाया, सामान मंगाया ऑनलाइन, वो फ्रॉड आ गया और वो रिटर्न नहीं करा, पॉलिसी में ये लिखा हुआ था कि रिटर्न हो जाएगा, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देकर इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, यानी कि आपने जो डिजिटल साइन करे वो भी इसके अंतर्गत आता है, वो हमने पहले भी पढ़ा है। ये साइबर अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड को भी परिभाषित करता है, जैसे कि धारा 65 कब लगेगी, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ करना, धारा 66 कब लगेगी, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध के लिए, धारा 43 कब लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के छेड़छाड़ के लिए, धारा 67 कब लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापने के लिए, यानी कि आप किसी का डाटा भी नहीं चुरा सकते, किसी का फाइल बनी तो उसको भी नहीं छाप सकते, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो नहीं तो आप धारा का उपयोग कर सकता है। अब 65 में क्या होता है, मान लो 500 रुपए का जुर्माना होता है, 66 में क्या होता है 1000 का जुर्माना होता है, 43 में क्या होता है 4000 का जुर्माना होता है, 67 में क्या होता है 10,000 का जुर्माना होता है, ऐसे अलग अलग दंड है। फिर है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1947, आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते, जैसे कि ये मेरे पेपर बने हुए ना, आप सिर्फ इसको पढ़ने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, आपके लिए बनाए मैंने मेहनत करके। आप मार्केट में फोटोकॉपी करा के किसी को बेचना स्टार्ट कर लो, भाई साहब आप तो पास हो गए, तू भी पास हो जाएगा, ले तो वो गलत है। मैं एक धारा लगा सकता हूँ ये कॉपीराइट वाली, क्योंकि आपने कॉपी करके, मैंने तो आपके लिए दिया है ना। सर, आप तो वकील बन रहा था। नहीं नहीं नहीं। तो ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति बनाता है वो दंडनीय अपराध है, और कंप्यूटर प्रोग्राम है तो कॉपीराइट प्रोडक्शन उपलब्ध कराता है, लेकिन कोई पेटेंट प्रोडक्शन नहीं, तो वो गलत है। यानी कि वो ये नहीं कहता है ये किसी की है, वो कहता है कि आप ले लो, आप तो खरीद लो, आप तो पढ़ो, पैसे दे दो मेरे को, नहीं ऐसा गलत है। उसके लिए आपके पास केस कौन सा लगाऊंगा मैं, 1957 का। रमसे हाँ तो आप बेचोगे तो ऐसे, ठीक है। है? ये तो हेडिंग दे रखा है, ये हेडिंग दे रखा है, इसके लिए पूरे 100-200 पेपर बने हुए इसमें, कि 100-200 पेपर बने हुए कि अगर आप इसको जैसे किसी का फोटो कॉपी बेचोगे तो क्या धारा लगेगी, किसी की पूरी फाइल नोट्स बेचोगे तो क्या फाइल लगेगी, किसी का कॉपियां उठा के लेगा तो क्या धारा लगेगी। वो शाम को पैसा बता देंगे आपको, पूछना। भाई साहब को पूरी जानकारी आप हाँ। टारगेट क्या बना रखा सजा भुगतने के रेडी है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, इसके अंदर क्या होता है, कोई विश्वासघात वाला काम मामला होता है ना, तो लग सकता है। मैंने आपको कंप्यूटर बिठाया पढ़ने के लिए, आपने मेरी फाइल ही चोरी कर दी। मेरा जो कंप्यूटर था ना, मेरा कंप्यूटर खाली नहीं था मान लो, मैंने कहा भाई आप टाइपिंग इस पे कर लो, टाइपिंग का काम था आपका, बस आपने खोल के अपने नोट्स देख लिए, वो देख लिए, वो देख लिए, बहुत सारी चीजें हमारे ऑफिस की, तो वो गलत है ना, है नहीं देखते, बात बता रहा हूं मैं तो क्या मैं आप विश्वासघात का केस लगा सकता, कैसे, धारा 406 का आपने विश्वासघात करा मेरे साथ, धारा 420 धोखाधड़ी, बेईमान, बोगस और वेबसाइट के साथ है ना, तो ये धारा ही लग सकती है, ये धोखाधड़ी होने पर लगती है। फिर एक और अधिनियम दे रखा आपके, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसमें क्या होता है कि मेरे को अपने को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, भाई ये जो रोड है ना, एक 6 महीने में बनाकर तैयार करनी, कितने महीने में, 6 महीने में। अब आप रोज आके गोचो करो, भाई साहब रोड में ये सही नहीं करा, ये सही नहीं करा, तो मैं आपके भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ ही नहीं, 6 महीने तो लगे नहीं, आप बार बार गोचे करो, मैं आप पे केस लगा सकता हूँ। मकान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है ना आजकल, कि 1 साल में मकान बना के तैयार करके देना है, आगे वाला नहीं बना के देता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग साल पर ऊपर हो गया मान लो, तो फिर आप ये वाला केस लगा सकते हैं 1872 का। और बीच में आपने गोचा करा तो वो लगा सकता है कि साहब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में गोचा करते हैं, ये ताक नहीं रखा, ये कलर नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसा। हाँ, उसको बोलते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। कॉन्ट्रैक्टर के उल्लंघन, क्षति, अनुबंधन के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में प्रचार प्रदान करता है। तो ये धाराएं हैं अलग अलग कि कौन कौन सा आप गलत काम करते हो तो क्या क्या धाराएं लगती है, ये आपके साथ हो जाता तो आप इस आगे वाले पे लगा सकते हैं। एक और है, आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाल रहा है। कौन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी। नीति निर्माता और आर्थिक उत्पादकता और बौद्धिक संपदा अधिकार, गोपनीयता संरक्षण, सूचनाओं की उपलब्धता, पहुंच की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा है। कौन, गवर्नमेंट या सूचना प्रौद्योगिकी। सभी किए गए जा रहे प्रयासों और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बाद भी स्थायी परिणाम होंगे, लेकिन साथ ही उनके सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी में नैतिकता और नैतिक आचार संहिता की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है।
नैतिकता ये निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है। इसके हिसाब से लोगों द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों, कर्तव्यों को स्थापित करती है। कौन? आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी या कंप्यूटर एथिक्स में पेशेवर नैतिकता के बारे में बताया गया है। जैसे कि पहले चैट जीपीटी नहीं चलता था, है ना, आईए नहीं चलता था, तो आज उसका उपयोग करके हम चीजें जल्दी से जल्दी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे को इसकी आवश्यकता थी, चीजों को बढ़ाने में समय लग रहा था, तो हमारे पास में कुछ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चोरिया भी होना। आप जिसका फोटो नहीं छापना उसका फोटो बना देते हो आप चैट जीपीटी पे जाके, जिसका वीडियो नहीं बनाना उसका वीडियो बना देते हो आप, है कि नहीं? तो वो गलत है, तो कुछ गलतियां भी बढ़ी है। दूसरा, जैसे किसी सिंगर ने या किसी राइटर ने कोई पोएम लिखी है, सिंगर ने गाना गाया अपनी बुद्धि का उपयोग करके, उसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा। हाँ, बौद्धिक संपदा का मतलब क्या हो गया? बुद्धि के आधार पर कोई चीज प्रोडक्शन करना। मैंने बुद्धि का उपयोग करके एक बुक छापी, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते, बेच नहीं सकते। मैंने बुद्धि का उपयोग करके एक गाना लिखा, गाया, आप उसको सुन सकते हैं, किसी को बेच सकते हो, वो ठीक है, लेकिन आपने कहा आपका नाम देके बेच रहे हो, वो गलत है। तो मैंने तो मेरी बुद्धि का उपयोग करा, आप भी अपनी बुद्धि का उपयोग करो ना, ठीक है? तो इसके लिए आपको इस आईटी एक्ट का उपयोग किया है। तो ये क्या क्या काम आता है? जो भी आपके अपराध हो जाते हैं उसके लिए काम आता है। जो भी आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे होंगे, डिजिटल साइन मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, वो भी इस कानून में लिखा गया है। ये इतनी सारी चीजें आती है इसके अंदर। फिर है आपका साइबर फ्रॉड से बचना। अब बचे कैसे? ये तो खतरे हैं बहुत सारे, अब बचे कैसे? साइबर क्राइम टिप्स। देश में पिछले कुछ साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगी के मामले भी बढ़े हैं। कहते ना, 2 लाख रुपए इसके चुरा लिए, 5 लाख रुपए, करोड़ों रुपए इसके चुरा लिए गए। साइबर क्रिमिनल अलग अलग तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। साइबर सेल और बैंक की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ठगी रुक नहीं रही है। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप सेल्फ डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि सही तरीके से पेमेंट किसी को कर सकते हैं। वैसे किसी खाते से पैसे निकाल नहीं सकते, आप पेमेंट ही कर सकते हैं। धोखाधड़ी से भी बचा जा सकता है। पहला है, संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करें। वैसा कोई ईमेल आ गया है जो आपसे पर्सनल जानकारी मांग रहा है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अलग अलग और मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, यानी कि बायोमेट्रिक भी हो और फेस लॉक भी हो, दोनों तरीके होने चाहिए। पेमेंट के लिए पब्लिक वाईफाई का उपयोग ना करें। पेमेंट करते टाइम पब्लिक वाईफाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यूआर कोड भी चेक करें, यानी कि क्यूआर कोड तो मेरा लगा हुआ है, चाय की दुकान पे आप पेमेंट करो, चाय वाले के खाते में गया नहीं, मेरे खाते में आ गया, तो उसका नाम देखना चाहिए कि आपका नाम है कि नहीं है। ऐसा क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स। एटीएम फ्रॉड से कैसे बचें? एटीएम से बचने के लिए किसी सुनसान जगह पे एटीएम जो लगा उस पे पैसे निकालने के लिए नहीं जाए, रात को पैसे निकालने के लिए नहीं जाए, ठीक है? पैसे निकालने के बाद में कैंसिल वाला बटन आता है, उसका उपयोग करें, ठीक है? पर्ची जो मिलती है उसको इधर उधर फेंके नहीं। ये तरीके हैं बचने के, ठीक है? और फिर है OLX, कस्टमर केयर कॉल फ्रॉड से कैसे बचते हैं? OLX पर खरीदते से, इसमें क्या होता है, OLX पे पुरानी जो चीजें हमारे काम नहीं आ रही आप बेच सकते हैं, राइट? OLX पर खरीदे गए निम्न चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें आप अपने पैसों और वस्तु की हानि से बच सकते हैं। पहला, OLX पर सबसे पहले खरीदारी करते समय आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उसका नंबर निकालें, उससे बात करें, फिर उससे चीज खरीदे, यानी कि नंबर किसी और का है, चीज और कुछ खरीद रहे हो, ऐसा। OLX पर खरीदते समय किसी भी चीज को बिना देखे या उसकी पूरी जांच पड़ताल किए नहीं खरीदे, ऑर्डर नहीं देवे। OLX पर किसी भी चीज को खरीदते समय एक बार विक्रेता से सुरक्षित स्थान पर जरूर मिले। OLX पर बिना विक्रेता से मिले किसी भी चीज को ना खरीदे। OLX पर अगर कोई चीज खरीद रहे हो तो ध्यान रखें कि वो आप अपने पैसे चेक के माध्यम से ही दे। अगर किसी कारणवश आपने चेक से नहीं दे पाए तो उन्हें कैश में पैसे देते समय पूरी सावधानी बरते कि सही आदमी को पैसे दे रहे कि नहीं दे रहे, क्योंकि चेक दोगे तो पता रहेगा, उसको रुकवा भी सकते हो, ऑनलाइन करोगे तो पता रहेगा कि इसको पेमेंट करा गया। पासवर्ड चेंज फ्रॉड से बचना। ऐसे सेट करें पासवर्ड, 8 अक्षरों का पासवर्ड होना चाहिए, ऐसे पासवर्ड आपके होने चाहिए। फिर पासवर्ड में कभी न करें इसका इस्तेमाल। किसका? अगर आपके पासवर्ड को याद रखने के लिए कुछ आसान चीजें शामिल करना चाहते हो तो उसका उपयोग नहीं करें, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, जन्म तारीख, जो भी है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। ये पासवर्ड होना चाहिए अलग, हमेशा पासवर्ड आपका अपडेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ऐसे पासवर्ड को हैकर नहीं कर पाएंगे टारगेट। अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट या अन्य डिजिटल अकाउंट को हैकर से दूर रखना चाहते हैं तो पासवर्ड में अक्षरों, नंबर्स के अलावा
स्पेशल वर्णों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार के अकाउंट को हैकर्स हैक नहीं कर पाते, यानी कि कुल मिला के ये 8 अक्षर वाला पासवर्ड। बैंक केवाईसी फ्रॉड से कैसे बचे? बैंक वाला कहता है ना आपके केवाईसी कराओ, साल भर बाद में 6 महीने बाद केवाईसी करानी पड़ती है, आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ओटीपी देना पड़ता है। तो बचे कैसे? खाते से संबंधित जानकारी बैंक जाकर प्राप्त करें, किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते की जानकारी ना दे, अपना ओटीपी बिल्कुल साझा नहीं करें आप। बैंक अकाउंट से ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ठीक है, ये था बैंक। एलआईसी से कैसे बचे? अकाउंट आधारित अपडेशन फ्रॉड से कैसे? एलआईसी में क्या काम आती है? एलआईसी एक कंपनी है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंटेड कंपनी है, यानी कि आधा गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसमें आप अपना क्या करा सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास कभी ऐसा कॉल आता है और आपसे कहा जाता है कि आपको अपनी एलआईसी डिटेल को शेयर करना है, तो ऐसा कभी ना मत करो। आपको इस तरह के कॉल को इग्नोर करना चाहिए। साथ ही आपको एलआईसी के बारे में कोई भी जानकारी इसके ऑफिस जाकर प्राप्त हो जाएगी। हम आपको सलाह देंगे कि आप इस तरह के कॉल और मैसेज से सुरक्षित रहे, यानी कि एलआईसी जाके वहां पर ही आपको सारा काम करना चाहिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड। दिनेश भैया हाँ, क्या हुआ? नीचे जाना? गुड़िया आ रही है, कहाँ से आ रही? वो लेके आ रहे हैं। ओ, पैसा आप ला रहे? भैया को बोलो, नहीं उसकी चाची। तो दिनेश भैया को फोन करो। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक वेबसाइट है जिससे चीजों को ऑनलाइन खरीदा बेचा जाता है। ये बाकी वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, डिनर ऑफ सर्विसेज, ये सारे साइबर खतरे आपको एक बार याद रखने हैं। ठीक है, मेलवेयर कौन से प्रकार के, वो आपको याद रखने हैं। 2 चीजें इसमें। फिर HTTPS में इसका पूरा नाम क्या है? सिक्योर। मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है ब्रीफ और उचित विषय पर, यानी कि ब्रीफली हो आपका जो भी मैटर हो और वो एप्रोप्रिएटेड हो। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से ISO मानक है? 7001। ISO IT अधिनियम 2001 किस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी के। देखो, अगर आप ये आंसर नीचे नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। औद्योगिक प्रौद्योगिकी भी तो हो सकता है ऐसा। एक कंप्यूटर वायरस को पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से काम करता है रेट्रोवायरस। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति के प्रवेश करेगा? आप उन्हें पसंद नहीं है इसलिए? हाँ। अपराध करने के लिए? हाँ। अश्लील और दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों की उत्पत्ति के लिए? हाँ। उपरोक्त सभी। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूजर नेम आपकी मांग की जाती है, पर्सनल डाटा मांगा जाता है, तो उसे क्या करेंगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए जिसमें 8 वर्ण हो, अक्षर हो, संख्या हो, वर्णों का, यानी कि 8 अक्षर होने चाहिए टोटल मिला के। इनमें से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? हैकर्स। चैप्टर इज कंप्लीट। साइन कर लिया आप सबने? सर नाम नहीं है, नाम नहीं है सर।